नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजकल चारों तरफ एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 यानी नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा वर्जन। पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में बनते हैं। तो ये जो 3.0 वर्जन है, मतलब इसका यह है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। दोस्तों, ऐसा यानी 2 कार्यकाल पूर्ण करने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले, जैसे कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार, क्या कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था और वो 1964 तक पद पे रहे थे। और 1951-52 में जब आम चुनाव हुए, तब निर्वाचित जो सरकार बनती है उसमें भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली निर्वाचित सरकार के रूप में, तो 2 कार्यकाल पूरे किए, तीसरा कार्यकाल था, फिर उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुके, तीसरी बार शपथ ली है। यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी वैसे 3 बार शपथ लिए हैं, लेकिन जो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार लिया। तो दोस्तों, आज हम इसमें संक्षिप्त रूप से आपको बताएंगे सरकार कैसे बनती है, कैसे प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, कौन शपथ दिलाता है, शपथ का प्रारूप क्या है, ये सब बातें हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि आप हमें, जो भारत का नागरिक होने के नाते, हमें इतना बेसिक ज्ञान होना जरूरी है कि सरकार कैसे बनती है, कैसे निर्वाचित होती है, कैसे गठित होती है, क्या शपथ लेते हैं, शपथ का प्रावधान कहाँ पे किया गया है। देखो दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे एक व्यवस्था को चलाने के लिए सिस्टम होता है, और हमारे देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारत का संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत के शासन के संचालन कौन करता था? जैसा कि आप जानते होंगे कि जब ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार हमारे देश के शासन का संचालन होता था। तो उसके बाद में जब हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा एक संविधान सभा गठित होती है, और संविधान सभा देश के संविधान का निर्माण करती है, और वही संविधान एक सिस्टम बनाता है देश के शासन के संचालन का। सीधी सी बात है। तो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान के अनुसार सरकार बनती है, सरकार कार्य करती है, नागरिकों का कर्तव्य क्या है, नागरिकों का अधिकार क्या है, ये सारा सिस्टम हमारे किसमें है? संविधान है। तो संविधान के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, कौन शपथ दिलाता है, वो सारी बातें हम करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश में जो सरकार है उसका संसदात्मक स्वरूप अपनाया गया है। संक्षिप्त रूप से समझते रहिएगा। हमारे देश में संसदीय, या कह सकते हैं संसदात्मक शासन अपनाया गया है। संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संसदात्मक में क्या होता है दोस्तों? एक तो नाममात्र का प्रमुख होता है, और एक होता है वास्तविक। यानी जो कार्यपालिका है वो 2 टाइप की होती है, शक्तियां 2 व्यक्तियों में निहित होती हैं। तो नाममात्र का हमारे केंद्र में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्राध्यक्ष जो है हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, लेकिन ये नॉमिनल हेड है, नाममात्र के प्रमुख है। संविधान के द्वारा वास्तविक शक्तियां किसमें दी गई हैं? पीएम सहित मंत्री परिषद में दी गई है। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता का शासन है। लेकिन लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक लोकतंत्र होता है जिसमें जनता स्वयं शासन का संचालन करे, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और एक लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता स्वयं शासन नहीं करती, अपितु अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप अपनाया गया है, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम स्वयं शासन का संचालन ना करके हम प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, जो देश के शासन का संचालन करता है। ठीक है ना दोस्तों? अब वास्तविक शक्तियां पीएम और मंत्री परिषद में होती है। अभी हाल ही में देखो, हमारे देश में संसद है। संसद के 2 सदन है, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो अभी हाल ही में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। हमारे देश में लोकसभा की सदस्य संख्या 545,
इसमें निर्वाचित होते हैं 543 और संविधान में 2 सदस्य यानी मनोनीत सदस्य कितने? 2। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, मनोनयन यानी 543 मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, जबकि 2 सदस्य नॉमिनेट होते हैं जिनका नॉमिनेशन अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि एक समुदाय जिसका नाम है एंग्लो इंडियन समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय, अगर उस समुदाय के सदस्यों का लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति उनके हितों की सुरक्षा के लिए 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकते थे। तो वर्तमान में यानी 2019 के बाद ये बात नहीं है, यानी 104वां संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा ये प्रावधान समाप्त हो गया। तो वर्तमान में केवल हमारे लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 543 वर्तमान में केवल निर्वाचित सदस्य हैं। तो दोस्तों अभी अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 7 चरणों में हुए। सुना होगा, पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होता है, अंतिम चरण 1 जून को होता है और फिर 4 जून को रिजल्ट आता है। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव कितने का? 543 सदस्यों का। 543 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें यानी 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसमें एक सदस्य जो गुजरात में सूरत लोकसभा क्षेत्र है वहां चुनाव से पहले ही निर्विरोध रूप से चुन लिया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद में 542 सीटों पे निर्वाचन होता है और इनका रिजल्ट आता है 4 जून को। दोस्तों हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली में यह प्रावधान होता है कि जो लोकसभा यानी जो संसद का निचला सदन है, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, इसमें जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है, यानी बहुमत प्राप्त दल को मौका दिया जाता है सरकार बनाने का। और बहुमत का मतलब यहां क्या होता है दोस्तों? यदि लोकसभा की कुल संख्या का आधे से अधिक, कितना? आधे से अधिक, तो कहने का मतलब जो दल 272 सीट जीतेगा वह क्या कहलाएगा? बहुमत दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुमत दल कहलाएगा। और इस बहुमत दल को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। यद्यपि 18वीं लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। 18वीं लोकसभा में दलीय स्थिति क्या रही ये देख सकते हैं आप। सबसे बड़ा दल बीजेपी रहा जिसने 240 सीटें जीती, जबकि दूसरा बड़ा दल रहा कांग्रेस जिसने 99 सीटें जीती। लेकिन किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। तो दोस्तों अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो मौका दिया जाता है बहुमत प्राप्त गठबंधन यानी बहुमत प्राप्त कोalition को। और आज लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उन लोकसभा के चुनाव से पहले हमारे देश में 2 राजनीतिक गठबंधन थे। एक गठबंधन का नाम एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और दूसरा गठबंधन था इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। सुना होगा आपने, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बना था और एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में। तो दोस्तों वर्तमान 18वीं लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत ना मिलकर बहुमत मिला है गठबंधन को, यानी एनडीए जिसमें कई दल मिलकर शामिल हैं और उस एनडीए को बहुमत मिला है और उसको एनडीए के सभी घटक दलों की सीटें मिलाकर 292 हो जाती है। जबकि विपक्ष में कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन को 204 सीटें मिलती हैं और उसी के साथ टीएमसी है, ममता बनर्जी का दल, जो भी उनको बाहर से समर्थन दे रहा है, तो इस प्रकार 234 हो जाती है, 233-34 उनकी भी हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, 18वीं लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, बहुमत मिला गठबंधन को, और उस गठबंधन का नाम क्या है? एनडीए। और एनडीए का नेतृत्व कौन कर रही है? बीजेपी। तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला। अब जिस गठबंधन को बहुमत मिला वह गठबंधन ने अपना एक नेता चुना। क्या चुना? अपना एक नेता बनाया, और वो अपना नेता चुना किनको? नरेंद्र मोदी को। अपना नेता किसको चुना? नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। और
इस नेता जो चुना है इसको राष्ट्रपति पीएम नियुक्त कर देता है। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करेगा, मान लिया किसी दल को बहुमत नहीं मिलता या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता, तो स्थिति आती है दोस्तों, सबसे बड़े दल के नेता को मौका दिया जाता है, सबसे बड़े दल के नेता को पीएम बनाया जाता है और उसे कहा जाता है कि बहुमत साबित करके दिखाओ, यानी 272 लोगों का समर्थन। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना होता है। तो वर्तमान 18वीं लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, अपितु एक गठबंधन को बहुमत मिला है। ये गठबंधन की सरकार हमारे देश में पहली बार नहीं बनी है दोस्तों। हमारे देश में पहली बार गठबंधन सरकार बनी थी 1977 में, जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 दलों का गठबंधन था और पीएम बने थे मोरारजी भाई देसाई। उसके बाद में 1977 के बाद में गठबंधन सरकारें बनती रही, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक दल की सरकार बनी, फिर 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में एक दल की सरकार बनी और 1989 के बाद में भारत में गठबंधन युग प्रारंभ हुआ। 1989 से लेकर 2024 तक किसी एक दल की सरकार नहीं बनी। यद्यपि 2014 में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, 2019 में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन सरकार गठबंधन की थी। और वर्तमान में जो एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शपथ ली है वो देश के 13वीं गठबंधन सरकार है। कौन सी गठबंधन सरकार है? 13वीं गठबंधन सरकार है। ठीक है, अब लोकसभा बहुमत दल ने अपना नेता चुना और नेता क्या होता है? पीएम। और पीएम की एक टीम होती है जिसे कहा जाता है मंत्री परिषद। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है दोस्तों? मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद में एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। अब कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है राज्य मंत्री। कौन होता है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। कौन होता है? स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होता, मंत्रालय का स्वतंत्र काम इनको दे दिया जाता है और एक कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है। और एक क्या हो गया? उपमंत्री। ठीक है ना दोस्तों। अब यहां पे 2-3 बातें काम की सुनिएगा कि इस पीएम की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(1) जो कहता है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं तथा पीएम के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो टीम होती है जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, इस टीम का सिलेक्शन पीएम अपनी मर्जी से करेंगे। दोस्तों, मंत्री परिषद में मंत्रियों का चयन करना तथा उनमें विभागों का बंटवारा पीएम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है ना। तो पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन पीएम के परामर्श से। जैसा आपने देखा, सभी मंत्रियों की नियुक्ति हुई और नियुक्ति की बात कौन से अनुच्छेद में? 75(1) में है। तो अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, इसमें कैबिनेट मंत्री हैं 30, तो कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले 5 हैं और जो कैबिनेट मंत्री के अधीन जो राज्य मंत्री हैं ये क्या है? इन्होंने भी शायद 26-25 इन्होंने लिया है। तो इस तरीके से ये मंत्री बने हैं। तो कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, इनके अधीन राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन 5 मंत्री ऐसे बनाए जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और बाकी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन है और उप मंत्री बनाए नहीं है। तो अभी इनकी टोटल संख्या 71 है। अभी जो शपथ ली है वो 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब दोस्तों, जो मंत्री नियुक्त कर देते हैं तो पीएम और मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। समझ में आ गई ना बात? और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 75(1) के तहत। अब इन पीएम और मंत्रियों की शपथ है, शपथ बताएंगे। अब नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन याद रखना हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है उसमें कहा गया है कि पीएम बनना हो या मंत्री बनना हो तो संसद का सदस्य होना जरूरी है। अब संसद में चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी का सदस्य हो तो लेकिन संसद का सदस्य होगा। परंतु हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(5) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह भी
पीएम या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने में सदस्यता लेनी होगी। तो मतलब यह है कि संसद का सदस्य नहीं है वो भी पीएम और मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने में उसको क्या करनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। और अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है, इसमें लगभग 10-12 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो संसद के सदस्य नहीं है, यानी चुनाव में खड़े भी नहीं हुए। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो चुनाव में हार गए फिर भी मंत्री बना दिए गए, लेकिन उन्होंने 6 महीने में सदस्यता लेनी होगी। जैसा कि दैनिक भास्कर की जो पेपर में रिपोर्ट थी उसमें था कि 14 मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसे हैं जो संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। 6 महीने में सदस्यता लेनी होगी, ठीक है ना। मंत्री नियुक्त होने के बाद इनको दिलाई जाती है शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। और शपथ का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 75(4) में है कि मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और जो शपथ लेंगे उस शपथ का प्रारूप है 3री अनुसूची में। शपथ का प्रारूप कहां पे है, 3री अनुसूची में है। तो हमारे संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का प्रारूप बताया गया है। और शपथ क्या शपथ लेंगे, मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दोस्तों संविधान में मंत्री की शपथ का प्रावधान किया गया है, न कि कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, इस विभाग के रूप में नहीं, केवल मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो हमारे संविधान में मंत्री की शपथ का उल्लेख किया गया है, और वो शपथ पद की लेते हैं और गोपनीयता की लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि संक्षिप्त रूप से हमारे देश में अभी सरकार बनी है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त गठबंधन की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इनकी टीम है जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्य जो बना लिए गए हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए और राज्य मंत्री बनाए गए। तो वर्तमान सरकार की संक्षिप्त रूप से आपको मैंने चर्चा की है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, ये पीएम डिसाइड करते हैं, और शपथ होने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों का मंत्रालय आवंटित किया है। इसकी विस्तृत लिस्ट आपको अपनी यूट्यूब पे मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पॉलिटी से संबंधित जुड़े हुए किसी भी करंट के मुद्दे के साथ और टॉपिक पढ़ने के लिए आप जीसी जाखड़ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।